नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, हम हिंदी शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष आपके पद शिक्षण में जो पद शिक्षण की विधियाँ हैं उनको लेकर के, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है पद शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। तो पद शिक्षण के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, इन्हीं का आज हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए जहाँ ना समझ में आए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी नोटिफिकेशन में नहीं मिलती है, तो भी अपने बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको पूरा ऑन नहीं किए होते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी कोई वीडियो मिलती है, बाकी सभी नहीं मिल पाती हैं। तो चलिए सभी लोग कापी पेन उठा लीजिए और अध्ययन करिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है, पद शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। हमने पद क्या होता है, पद शिक्षण क्या होता है, ये हमने बता दिया था। और उसके बाद भी हमने एक क्लास और दी थी आपको, ठीक है, जिसमें कि पद शिक्षण के सामान्य उद्देश्य भी हमने आपको बताए थे, ठीक। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि पद शिक्षण की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। संभवतः यह पद शिक्षण का अंतिम टॉपिक होगा, उसके बाद व्याकरण शिक्षण चलेगा आपका। और हमने आपको पहले ही कहा है कि जब तक हम हिंदी खत्म नहीं कर लेंगे तब तक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें ही पढ़ाना है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, ज़रा विवश पढ़ाइए, क्योंकि पहला वीडियो देख रहा हूँ कम से कम अधिक से अधिक 1000 तक लोगों ने देखा है, और उसके बाद क्रमशः वीडियो के साथ देखने वालों की संख्या घट रही है। तो यह जो आपके अंदर निराशा का भाव है, यह कहीं ना कहीं हमें विचलित कर रहा है, ठीक है। और अगर हम विचलित हुए तो फिर क्लासेस आपकी प्रभावित होंगी, बाकी सभी। इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए तथा वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम बाल गीत तथा नाट्य विधि। सबसे पहली शिक्षण विधि हमारी है बाल गीत तथा नाट्य विधि। दूसरी है अभिनय प्रणाली। तीसरा है शब्दार्थ कथन विधि। चौथा है खंडान्वयन प्रणाली। पांचवा है व्याख्या प्रणाली। छठवें नंबर पे है व्यास प्रणाली, और सातवें नंबर पे है समीक्षा प्रणाली। यानी कि ये 7 शिक्षण विधियाँ मुख्यतः हैं पद शिक्षण के लिए, ठीक है। बाकी सब तो आपको किताबों में 12-13 शिक्षण विधियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो मुख्यतः हैं सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और परीक्षा में यह प्रश्न जब भी आएगा तो आपके विषय के लिए आएगा, ठीक है। अगर लघु उत्तरी में आएगा तो आप सभी हेडिंग को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, 2-2 लाइन सबके अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है, बाल गीत तथा नाट्य विधि क्या है। देखिए, बाल गीत या नाट्य विधि, ये जो शिक्षण विधि है, यह हमने इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तृत पूरा। देखिए क्या है, यह बाल गीत की रचना छोटे बालकों हेतु की जाती है। यानी यह बाल गीत की रचना की जाती है, किसके लिए की जाती है, छोटे बच्चों के लिए की जाती है, जो कि आंगनबाड़ी के स्तर के होते हैं, या फिर कक्षा 1, 2, 3, 4 यानी प्राथमिक कक्षाओं तक के बालकों के लिए की जाती है। आंगनबाड़ी से लेकर के प्राथमिक स्तर तक के जो बालक होते हैं उनके लिए बाल गीतों की रचना की जाती है। इसके बाद गीतों को सुमधुर स्वर व ताल के साथ गाने में बालक को आनंद आता है। बालक जब गीत को क्या कहता है, वाचन करता है, कविता का वाचन करता है, गीत का वाचन करता है, तो उसे आनंद आता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे आपके गांव देहात में या शहर में जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे कोई गाना अगर बजता है डीजे पे, तो बालक को कोई याद करने की जरूरत नहीं होती है। वह कभी खाली रहेगा तो वह लगेगा उसका गायन करने, ठीक है। तो यही है कि गीतों को सुमधुर स्वर में गाने में बालक क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। गीत अभिनय करते हुए गाए जा सकते हैं, और जो गीत होते हैं वो अभिनय करते हुए गाए जा सकते हैं। यार अभिनय का मतलब क्या है, जैसे कि वह अगर गीत का वाचन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो अपने हाथ, पाँव, मुख मुद्रा का भी संचालन कर सकता है उसके साथ साथ। आगे देखिए, गीत यह सामूहिक और व्यक्तिगत हो सकते हैं। और ये जो अभिनय होगा, या तो वह खुद अकेला अभिनय करके गीत का प्रस्तुतिकरण कर सकता है, गीत का गायन कर सकता है, या तो अपनी एक ग्रुप बना करके ग्रुप के साथ उस गीत का प्रस्तुतिकरण कर सकता है, ठीक है। आगे आइए, इसके बाद है काव्य में रुचि उत्पन्न करने हेतु यह उत्तम साधन होता है। यह मतलब कि आपका यह बाल गीत तथा नाट्य विधि, यह जो कह रहा है, ठीक है, कि यह उत्तम साधन होता है, यह का मतलब है बाल गीत, ठीक है। बाल गीत तथा नाट्य विधि, यानी कि ये जो बाल गीत या नाट्य विधि जो है, यह क्या है, बालकों में काव्य में रुचि उत्पन्न करने हेतु उत्तम साधन होता है, क्योंकि काव्य के प्रति आकर्षित हो सके धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ को एक ही बार भार नहीं दिया जाता है। अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो धीरे धीरे उसमें लगना पड़ेगा, तब आनंद आएगा, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम उनको गीत के माध्यम से याद कराएंगे। और नाट्य विधि का अर्थ है कि नाटक के द्वारा उनको हम समझाएंगे, ठीक है। नाटक के द्वारा गीत का प्रस्तुतिकरण करने को कहेंगे, जिससे कि वो कंठस्थ कर सके। इसके बाद है
इस विधि में अंग संचालन से बालक नाटक करते हुए काव्य पाठ करना सीख जाता है। क्योंकि देखिए आप दो चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बाल गीत विधि पढ़ रहे हैं और एक नाट्य विधि पढ़ रहे हैं। तो नाट्य विधि में क्या होता है कि बालक नाटक करते हुए, ठीक है, क्या करता है, काव्य का पाठ करना सीख जाता है। यानी कि वह गीत को भी पढ़ता है और उस तरह का क्या कहता है नाटक भी साथ साथ में करता रहता है। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका बाल गीत तथा नाट्य विधि। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, अभिनय प्रणाली। दूसरा हमारा है, ये हो गया पहला हमारा, दूसरा है अभिनय प्रणाली। अब जानें कि अभिनय प्रणाली क्या होता है। देखिए अभिनय जो होता है वह गीत के साथ अभिनय किया जाता है। ठीक है, अभिनय प्रणाली में गीत के साथ साथ अभिनय किया जाता है। यानी कि देखिए इसमें नाटक था और यहाँ पे क्या है, अभिनय है, जिसमें क्या करेगा बालक गीत भी प्रस्तुत करेगा और उसके साथ अपना अंग संचालन करते हुए क्या करेगा, अभिनय भी करेगा। ठीक है, इस प्रणाली में बालक काव्य का अर्थ व भाव आसानी से समझ लेता है। अभिनय प्रणाली में बालक क्या करता है, काव्य का जो अर्थ होता है, भाव होता है, उसको आसानी से समझ लेता है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले शिक्षक जो होता है सस्वर वाचन करता है, उसके बाद शिक्षक सस्वर वाचन करेगा और उसी के साथ अंग संचालन भी करेगा। तो जिस तरह का वो अंग संचालन करेगा उस तरह का बालक भी उसे सीख करके अनुकरण करके वह भी अंग संचालन करेगा। ठीक है, अभिनय करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि कुत्ता बोला भौं भौं, ऐसे करेगा। क्या बोलेगा, कुत्ता बोला भौं भौं। अब बच्चे थोड़ा सा हंसेंगे, आप भी हंस रहे होंगे। तो ऐसी मुखाकृति बनाना है कि भौं भौं आवाज़ करे, ऐसे नहीं कि कुत्ता बोला भौं भौं, ऐसे करेंगे नहीं आनंद आएगा। कुत्ता बोला भौं भौं, ऐसे करना है। उसके बाद भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, ऐसे करना आपको, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं। तो आपको बिल्ली की तरह आवाज़ निकालनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, ऐसे नहीं पढ़ना है। भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं ऐसे करना है। तो जो भी बिल्ली जैसे बोलती होगी, कुत्ता जैसे बोलता है, उस तरह की मुखाकृति करके आपको अभिनय करते हुए अभिनय प्रणाली में क्या करना होता है, बालकों को पढ़ाना होता है। क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो कक्षा 1 से लेकर के आपको पीजी स्तर तक को पढ़ाना है, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक पढ़ाना है। तो 1 से 5 वाले प्राइमरी वाले जो बालक होंगे वो छोटे बच्चे होंगे, इसलिए आपको इसका ज्ञान कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है शब्दार्थ कथन विधि। अब देखिए शब्दार्थ कथन विधि में क्या होता है, इसको समझिएगा अच्छे से। बाकी विधियों के बारे में हम तो आपको लिख के समझा देंगे, इसको देख लीजिए। शब्दार्थ कथन विधि में क्या होता है, शब्दार्थ कथन का मतलब है कि शब्द का अर्थ बताते हुए पद का ज्ञान प्रदान करना। तो जैसे कि पद लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये 4 लाइन का पद है। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 4 लाइन की कविता है। तो इसमें क्या होगा कि यह बहुत ही दोषपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, यह प्राचीन काल से चली आ रही बहुत ही दोषपूर्ण प्रणाली है। जिस इसमें क्या करता है शिक्षक, इसमें शिक्षक जो होता है एक एक पंक्ति में, जैसे इस पंक्ति में आए हुए शब्द, ठीक है, इस पंक्ति में आए हुए शब्द, इस पंक्ति में आए हुए शब्द, इस पंक्ति में आए हुए शब्द, इस प्रकार की जो विधि होती है शब्दार्थ कथन विधि, इसमें शिक्षक जो होता है एक एक पंक्ति में आए हुए शब्दों का भावार्थ समझाता है। यानी क्या करेगा, इसका अर्थ समझाएगा, इसका अर्थ समझाएगा, इसका अर्थ समझाएगा, इसका अर्थ समझाएगा। इन सब का अर्थ समझाने के बाद क्या करता है, सबका अर्थ बताता है एक ही बार में। यानी एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए चलेगा। क्या करेगा, शब्दार्थ कथन विधि में एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए चलेगा। इस लाइन का अर्थ बता देगा, फिर इस लाइन का अर्थ बताएगा, फिर इस लाइन का अर्थ बताएगा, इस लाइन का अर्थ बताएगा। ठीक है, शिक्षक ऐसे यहाँ पे क्या करता है, ऐसे शिक्षण कार्य करता है इन शिक्षण विधि का प्रयोग करके। किसका, शब्दार्थ कथन विधि का। यानी एक एक लाइन का आपको अर्थ बताते हुए शिक्षक चलेगा, ऐसा होता है शब्दार्थ कथन विधि। जबकि इसके आगे देखिए क्या है, ये बात ये समझ लीजिए, शब्दार्थ कथन विधि ऐसा पढ़ाने के शिक्षक को कारण क्या है, ये भी समझिए। क्योंकि जब ये आपके मन में प्रश्न होगा कि जब ये दोषपूर्ण है तो इसका प्रचलन क्यों है। इसका प्रचलन होने का कारण यह है कि कभी आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ज़्यादा कविताओं की भरमार होना। शिक्षक कितनों को बताइए, कितना जो कविताएं हैं उनको वह नाट्य विधि, अभिनय प्रणाली, इनको कितना इन सब का प्रयोग करके पढ़ाएगा वो। ठीक है, इसलिए वह क्या करता है, इन विधियों का प्रयोग करता है कि एक एक लाइन पढ़ता है, अर्थ बताते हुए चलता है। दूसरी बात क्या है कि कठिन कविता संकलन होता है, यानी कविताएं जो होती कठिन होती हैं, इसलिए भी शिक्षक को अर्थ बताते हुए चलना पड़ता है। इसके बाद क्या है, तीसरा कारण ये भी है कि यह शब्दार्थ कथन विधि अगर दोषपूर्ण विधि है, जिसका तीसरा कारण यह भी है जो शिक्षक इसका आज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षक जो होते काव्य के प्रति भावना जो उनकी होती है वो अनुराग की भावना नहीं होती है। शिक्षक नहीं चाहते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों का पद्य का ज्ञान सही ढंग से करा सकें। वह काव्य के प्रति भी अनुराग की कोई भावना नहीं रखते हैं। वह सोचते हैं बस आना है, जैसे पंडित जी आते हैं
कथा पढ़ते हैं उसी तरह चले जाना है। ठीक है, वो एक खाना पूर्ति समझते हैं अपने शिक्षण कार्य को, यानी काव्य के प्रति कोई अनुराग की भावना नहीं रखते हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है तीसरा शब्दार्थ कथन विधि के प्रयोग करने का। ठीक है, लेकिन यह क्या विधि है, यह विधि दोषपूर्ण विधि है, यह भी जान लीजिए, क्योंकि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे तो जो भाव है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए खंडान्वयन प्रणाली। यह खंडान्वयन प्रणाली भी शब्दार्थ कथन प्रणाली से कुछ कुछ मिलती जुलती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइन कविता है, तो इन 6 लाइन को खंड बना लेंगे। क्या करेंगे, 3 को एक खंड बना लेंगे, इन 3 को एक खंड बना लेंगे, इन 3 का अर्थ एक बार बताएंगे, इन 3 अर्थ का जो भावार्थ है, इन 3 लाइनों का भावार्थ एक बार बताएंगे। यानी कि खंड खंड कर करके अलग अलग भावार्थ बताते हैं गुरुजी। अब बताने के बाद इन सब का एक साथ क्या करते हैं, अर्थ फिर बताते हैं, यानी अलग अलग करके, यानी विश्लेषण करके फिर संश्लेषित उसको करते हैं। यह चीज़ समझिए। ठीक है, तो यह है खंडान्वयन प्रणाली। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं पद्य शिक्षण के लिए। और इस पद्य शिक्षण की विधि में खंडान्वयन जो प्रणाली होती है, खंड का मतलब समझ लीजिए कि खंडों बटा करके, तो इसमें क्या होता है कि 3 4 लाइनों का जो खंड बना लेते हैं, उनको अलग अलग करके फिर शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में क्या होता है, व्याख्या प्रणाली समझ रहे होंगे नाम से ही कि एक्सप्लेन करते हुए शिक्षक जो होता है वह छात्रों को अर्थ बताता चलता है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ उसको, फिर लिख दूंगा तो आपको और आराम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाने में बहुत ही परेशान हो जाते हैं। देखिए व्याख्या प्रणाली में क्या है, अब व्याख्या प्रणाली में इस विधि में अर्थ कथन के साथ साथ भाव स्पष्टीकरण, देखिए समझिएगा बात को, अर्थ कथन के साथ साथ, यानी अध्यापक जो लाइनें होती हैं पद्य की, उनका लाइन का अर्थ बताता है। ठीक है, बताता तो है ही, बताने के साथ साथ वह उनका स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि क्या वह कह रहा है उसका पूरी व्याख्या करता है, उसके कहने का भावार्थ क्या है उदाहरण दे करके बच्चों को बताता है। साथ साथ में उसके बाद सौंदर्यानुभूति पर बल दिया जाता है। सौंदर्यानुभूति मतलब कि जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं उनको भी शिक्षक बताता है। ठीक है, इसके बाद इस विधि में अध्यापक सक्रिय एवं विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो अध्यापक होता है, मान लीजिए अध्यापक है और ये विद्यार्थी हैं, तो सिर्फ ये क्या होता है, ये सक्रिय होता है, ये इनको ज्ञान प्रदान करता है। ये क्या होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, ये अपने तरफ से इधर से, ठीक है, इधर से शिक्षक से कुछ भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं शिक्षक क्या होता है, शिक्षक सक्रिय होता है, विद्यार्थी सिर्फ एक श्रोता की तरह इसकी बात को सुनते रहते हैं, इसकी बात को सुनते रहते हैं। ठीक है, और किसी किसी विद्यार्थी के तो सिर के ऊपर से बात निकल जाती है। ठीक है, शिक्षक जो बात होती है वो विद्यार्थी के सिर के ऊपर से निकल जाती है, और कुछ विद्यार्थी जो होते हैं जो ध्यान लगाए होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद करा है, यह विधि माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। इस विधि का प्रयोग आप छोटे बच्चों की कक्षाओं में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बच्चों की कक्षाओं में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वह सौंदर्यानुभूति समझेंगे नहीं कि काव्य सौंदर्य के क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण करेंगे तो भी नहीं समझेंगे, उनको तो बस यही याद करना है, चिड़िया रानी आओ बैठे सुनो कहानी, मेरे घर आंगन में आओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ। ठीक है, यही सब उनको पढ़ना है, उनको उसका क्या मतलब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर्वत कहता है शीश उठाकर, उससे भी कोई मतलब नहीं है, पर्वत क्या कर रहा है, शीश उठाकर क्या उसका भावार्थ है, क्या वो कहना चाहता है, जीवन उठने के लिए कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। बस पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, बस यही उनके मन में है। आगे देखिए फिर क्या है कि यह विधि माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में उपयोगी होती है। फिर इसमें प्रत्येक अनुच्छेद का भावार्थ, यानी जो भी मैंने बताया कि प्रत्येक लाइन का भावार्थ, शैली, प्रसंग आदि का अध्ययन किया जाता है व्याख्या प्रणाली में। ठीक है, व्याख्या प्रणाली के द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जाता है पद्य का, ठीक इसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, यानी प्रत्येक लाइन का भावार्थ बताया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है, और काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे भाषा शैली है, इन सब का ज्ञान कराया जाता है बालकों को। ठीक, अब इसके बाद आता है अगला हमारा व्याख्या प्रणाली हो गया, अब है व्यास प्रणाली। अब व्यास नाम से समझ रहे हैं, जो व्यास जी होते हैं उन्हीं से समझ लीजिए। व्यास प्रणाली मतलब कि एक शिक्षक जो होता है वह व्यास प्रणाली में व्यास जी की तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण कर लेता है। शिक्षक आता है, कुर्सी बैठ जाता है आराम से, ठीक है, किताब खोल लेगा, और जो प्रसंग होंगे उन्हीं के वो व्याख्या करें। जैसे कि पंडित जी आते हैं, कब जो व्यास जी होते हैं वो बैठ कर आराम से, श्री राम ने ये कहा था, माता कौशल्या को बहुत ही दुख हुआ जब राम वन में जाने लगे, तो बस जैसे वो
कथा कहते हैं व्यास जी, उसी तरह यहाँ पे भी शिक्षक जो होता है वो प्रसंग की व्याख्या करता है, बच्चों को उदाहरण देता है तथा उसका स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, यह विधि जो होती है यह छोटे कक्षाओं में उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, यह विधि भी उच्च कक्षाओं में उपयोगी होती है। ठीक, यह स्पष्टीकरण भाव व कला पक्ष की दृष्टि से उपयुक्त होती है। यह जो शिक्षण विधि है व्यास प्रणाली, ठीक है, यह किसके लिए उपयुक्त है? यह स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षक करता है। उसके बाद भाव, यानी कि जो पद्य का भाव है उसको भी शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से आराम से समझाता है, इसलिए वह स्पष्टीकरण, दूसरा भाव, तीसरा कला पक्ष की दृष्टि से भी क्या है, उपयुक्त मानी जाती है ये व्यास प्रणाली। ठीक है, और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो व्यास जी होते हैं उनको जो भी आध्यात्मिक चीज़ें उनका बहुत गहरा ज्ञान होता है, ठीक उसी तरह शिक्षक को भी व्यास प्रणाली में अपने विषय विशेष का जो पद्य है उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप स्पष्टीकरण, भाव, व्याख्या और जो काव्य सौंदर्य है, जो कला पक्ष है, उसकी व्याख्या आप ऐसे ही नहीं कर सकते जब तक कि आपको अपने विषय विशेष का गहरा ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद आता है समीक्षा प्रणाली। देखिए, जो समीक्षा प्रणाली होती है यह सिर्फ उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। मतलब कि ये जो दोनों विधियां हैं आपकी व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और ये व्याख्या प्रणाली, ये तीन विधियां जो हैं यह उच्च कक्षाओं के लिए ही बनी ही हैं। ये बात तो समझिएगा, यह किसके लिए बनी है? यह उच्च कक्षा के लिए बनी हुई है। यह तीनों विधियां व्याख्या, व्यास और समीक्षा। समीक्षा प्रणाली जो होती है यह डाल्टन प्रणाली पे आधारित होती है। ठीक है, इसमें जो शिक्षक होता है सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है, सुविधा प्रदाता कार्य करता है। बच्चे जो होते हैं वह शिक्षक से जो संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ हैं उससे संबंधित उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हाँ मैं कौन सी किताबें पढ़नी है। ठीक है, इस पद के लिए कौन सा ये किताब उपयुक्त होगा, कौन सा ग्रंथ हमके इसके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, इन सब का ज्ञान शिक्षक बालकों को करा देता है और बालक जो होते हैं स्व अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए समीक्षा प्रणाली में शिक्षक से क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता कार्य करता है। इसके बाद जो बालक होते हैं वह खुद से पद्य का अध्ययन कर करके और उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके गुण दोषों को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो यह भी किसमें उपयोगी है? यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है समीक्षा प्रणाली। इस तरह से आपकी सातों जो पद्य शिक्षण की शिक्षण विधियां हैं, यह सातों शिक्षण विधियां हमने आपको बता दी। ठीक है, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे संभवतः आपके व्याकरण शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए तैयार होइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।